हाँ तो भाई कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जो हमारी मार्च मंथ की क्या चल रही थी, करंट अफेयर चल रही है मार्च मंथ की हमारी। तो उसमें क्या था, एक सेकंड रुकेंगे। तो उसमें हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। लगभग हम 5 से 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज की क्लास में 2-3 टॉपिक्स ले लेते हैं इसके। वही 10-20 मिनट में हम वो मार्च मंथ के 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद इस पीडीएफ के 2 टॉपिक्स और बचेंगे, मतलब एक वीडियो और रहेगी। इसमें हम पूरी मार्च की करंट अफेयर्स को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस बनाने का रीज़न यही है कि आपको कम, एक तो फोकस टाइम में वो 10 से 20 मिनट का होता है हमारा। ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट्स। तो क्या होता है कि उसमें आपको उस फोकस टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, इसलिए। ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको छोटा रखा है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप लॉन्ग वीडियो देखते हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। किसका? कि आप टाइम का, कि आप टाइम भी दे रहे हो और उतना याद कर नहीं पा रहे हो। सेकंड क्या था कि जैसे कुछ 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 लोग होते हैं जिनको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही पढ़ने होते हैं, जैसे उनको सिर्फ रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स पढ़ना है, सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ना है। तो उस इसलिए भी मैंने इनको टॉपिक वाइज रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। तो देखो, सरकार ने 2026 से 2031 की अवधि के लिए 4% मुद्रास्फीति यानी क्या, महंगाई लक्ष्य ढांचा बरकरार रखा है 4% का। ठीक है, 2026 से 31 का। ठीक है, देखते हैं कि देखो, जो वित्त मंत्रालय है उसने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अगली 5 साल की अवधि के लिए भारत की जो मुद्रास्फीति है उसके लक्ष्यीकरण ढांचे को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% पर बना हुआ है, जिसमें 2% से 6% की सहनशीलता सीमा, टॉलरेंस बैंड है, जो आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करता है। कैसे? कि जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य है वो 4% बना हुआ है अभी। तो जो 2 से 6 के सहनशीलता सीमा है, आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, फिर देखो इसके अंदर क्या है, इसी ढांचे का लगातार तीसरा 5 साल का कार्यकाल है ये। कौन सा? 26 से 31 का है ना। पहला कब था? अब 26 से 31 का है। पहले अवधियों में 16 से 21 का था और 21 से 26 तक। ठीक है, तो ऐसे 2 कार्यकाल हो चुके हैं। अब 26 से 31 का थर्ड कार्यकाल है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्या है कि दे रखा है कि जो ग्लोबल है, एनपी ग्लोबल है, ने FY27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना बताया? 7.1% बताया। किसका? एनपी ग्लोबल ने FY27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। तो देखेंगे इसके अंदर एसएनपी नाम है इसका, है ना, वो उसमें एक मिसप्रिंट हो रहा है। तो एसएनपी जो ग्लोबल रेटिंग है उसने FY 2026 से 27 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.1% पर, कितने पॉइंट? 40। एक सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण का संकेत है। इसने FY 2025-26 के लिए ग्रोथ का अनुमान को भी 0.4 से प्रतिशत पॉइंट से 7.6% कर दिया है। किसका? ग्रोथ का अनुमान को 0.4% प्रतिशत पॉइंट से बढ़ाकर 7.6% कर दिया है, जो उम्मीद से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है। समझ गए? आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है हमको कि जो लंबे समय से चल रहे खाद्य महंगाई संकट के बीच विश्व बैंक ने क्या किया है, बांग्लादेश को रेड कैटेगरी में डाला है। ठीक है, जो लंबे समय से खाद्य महंगाई संकट चल रहा था उसमें बांग्लादेश को रेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, देखेंगे तो देखो, विश्व बैंक ने पिछले 10 महीनों में लगातार बनी हुई खाद्य महंगाई के कारण जो बांग्लादेश है उसको रेड कैटेगरी में डाल दिया है, जो खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं का संकेत है। रेड कैटेगरी खाद्य असुरक्षा की उच्च जोखिम को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि लोगों को पर्याप्त भोजन खरीदने या उसे प्राप्त करने की कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बांग्लादेश के लिए कहा गया है। और देखो और क्या है कि बांग्लादेश के साथ साथ इथियोपिया, नाइजीरिया, यूक्रेन और रूस सहित 13 अन्य देश भी इस अवधि की कैटेगरी में बने हुए हैं। बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो बांग्लादेश देखो, राजधानी इसकी ढाका है, मुद्रा टका चलता है यहाँ पे। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और अब कौन बन गए? तेहरान। मुख्यमंत्री नए कौन बने? बांग्लादेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो बांग्लादेश के नए मुख्यमंत्री बने तारिक रहमान। प्रधानमंत्री अभी अभी अलॉट हुए हैं, प्रधानमंत्री है ना, तो तारिक रहमान। और राष्ट्रपति वही है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, ठीक है। अगर कुछ बोलने में मिसप्रिंट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी फॉर मिस इंटरप्रिटेशन। देखो, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है, प्रधानमंत्री तारिक रहमान है, ये मार्च में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पुस्तक। तो देखो, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आए थे स्कीम्स के बाद, बुक्स एंड ऑथर्स में, और इनकी थीम पूछी थी।
तो देखो पुस्तकों की थीम भी इसलिए मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ ये करंट अफेयर्स, बिकॉज देखो थीम पूछी जा रही है इसलिए। तो देखो मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने महात्मा एक महान संचारक पुस्तक का विमोचन किया है। किसका? महात्मा एक महान संचारक का, मनसुख मंडाविया ने। तो ये जो पुस्तक है भारतीय रेडियो के अतिरिक्त महानिदेशक धीरज काकड़िया द्वारा लिखी गई। किनके द्वारा? धीरज काकड़िया द्वारा लिखी गई है ना। आ जाते हैं, फिर लिख रखा है कि जो मंडाविया ने उन्होंने कहा है कि पुस्तक लोगों को महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि कई संस्थाएं गांधीवादी सिद्धांतों पर स्थापित की गई। यह पुस्तक गांधी के जीवन और उनके संचार कौशल पर प्रकाश डालती है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। यह पुस्तक हिंदी में प्रकाशित हुई है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, गुजराती में रिलीज किया गया है इसको। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि निधन। तो कौन कौन से हमारे अच्छे जो वो है लीडर्स है जिनका निधन हो गया, तो वो देखेंगे कि देखो स्टील इंडस्ट्री है, उसके जाने माने लीडर जतेंद्र मेहरा का निधन हो गया था। देखेंगे इनके बारे में थोड़ा। तो देखो जो भारत की जो स्टील इंडस्ट्री है उसके 6 दशकों से ज़्यादा का अनुभव जतेंद्र मेहरा के पास था, उनका निधन हुआ। वे अपने पीछे पब्लिक और प्राइवेट स्टील कंपनियों को टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और बदलाव लाने की लीडरशिप को विरासत छोड़ गए। एसआर ग्रुप के मेटल्स और माइनिंग डिवीजन के वाइस चेयरमैन के तौर पर उन्होंने स्ट्रेटजिक डायरेक्शन दिया, हजीरा में स्टील बनाने के लिए कैपेसिटी बढ़ाई और ग्रुप के प्रोडक्शन और ग्लोबल कम्युनिटेटिव को मजबूत किया है। किन्होंने? जतेंद्र मेहरा ने। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है? पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्डी और मशहूर घोड़ा नाचा आर्टिस्ट है ना, कौन है? उत्सव चरण दास। कौन? उत्सव चरण दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। कौन थे? घोड़ा नाचा आर्टिस्ट थे। और कौन से थे? पद्मश्री मिला हुआ था इनको। इनका क्या हो गया? 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आ जाते हैं, तो देखो मशहूर घोड़ा नाच आर्टिस्ट जो पद्मश्री अवार्डी थे उत्सव चरण दास 80 साल की उम्र में उन कटक के चौद्वार में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हुआ था इनका। उन्होंने ओडिशा के कल्चरल कम्युनिटी पर गहरी छाप छोड़ी है। ओडिशा की कल्चरल विरासत को बचाने के लिए उनके जीवन भर के समर्पण को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से पहचान लिया गया है। पहचान दी गई थी, है ना, पहचान मिली। उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल सामाजिक हेल्थ से जुड़े मुद्दों को जागरूकता बढ़ाने के लिए किया था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। जो हमारे जाने माने पत्रकार है और राज्यसभा के एमपी कौन है? जाने माने पत्रकार राज्यसभा एमपी एच के दुआ थे। इनका क्या हुआ? कितनी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कौन? जाने माने पत्रकार राज्यसभा के एमपी एच के दुआ। तो देखो जाने माने पत्रकार और पूर्व एच के दुआ जो राज्यसभा के एमपी भी रह चुके थे, 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स 1987 से 94 के एडिटर, द इंडियन एक्सप्रेस 94 से 96 के एडिटर इन चीफ और द ट्रिब्यून 2003 से 2009 के एडिटर के तौर पर अहम एडिटोरियल भूमिकाएं निभाई। ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड ही रहे हैं। ठीक है, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एच.डी. देवगौड़ा के मीडिया सलाहकार और डेनमार्क में भारत के राजदूत 2001 से 3 के तौर पर भी काम किया। और देखते हैं नेक्स्ट, 1965 के जो भारत पाकिस्तान का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। उसके हीरो कौन थे? के.जी. जॉर्ज का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो कौन? के.जी. जॉर्ज। ठीक है, कितने वर्ष में हुआ इनका? तो 95 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो थे वीर चक्र पाने वाले जी जॉर्ज का 95 वर्ष की उम्र में केरल के कोट्टायम में निधन हो गया। तो देखो उन्होंने क्या है, इंडियन आर्मी कोर ऑफ सिग्नल्स में काम किया जो मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान युद्ध के मैदान में सुरक्षित और भरोसेमंद कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। 1965 के युद्ध के दौरान जॉर्ज को दुश्मनों के भारी हमलों के बावजूद जरूरी कम्युनिकेशन लाइनों को बनाए रखने में उनकी बहादुरी और लगन के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं जो प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकार कौन है? भारतविद हरमन कुल्के का निधन हो गया। जर्मन इतिहासकार है, इनका क्या हो गया? निधन हो गया, भारतविद हरमन कुल्के का। तो इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जो प्रसिद्ध जर्मन भारतविद और इतिहासकार हरमन कुल्के का निधन हो गया। ओडिशा के इतिहास, संस्कृति और जगन्नाथ परंपराओं का अपना शोध के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, कौन? भारतविद हरमन कुल्के, सॉरी भारतविद इतिहासकार कौन? हरमन कुल्के। हरमन कुल्के को का हुआ। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कौन है? AIFF है
के पूर्व महासचिव कुशल दास का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन? AIFF के पूर्व महासचिव कुशल दास। तो इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो 13 मार्च को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, ठीक है, के पूर्व महासचिव कुशल दास का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और भारतीय फुटबॉल समुदाय के सदस्यों ने कुशल दास के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने 2010 से 2022 तक एक दशक से अधिक समय तक AIFF के महासचिव के रूप में कार्य किया, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है? उनके कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व में भारतीय फुटबॉल में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार और संरचनात्मक विकास हुए। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट कुशल दास खेल प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन में व्यापक रूप से विशेषज्ञ थे। फिर देखते हैं अभिनेत्री कौन? मधु मल्होत्रा। कौन? मधु मल्होत्रा का 71 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। तो बॉलीवुड की कौन थी? वयोवृद्ध अभिनेत्री मधु मल्होत्रा 71 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें मुख्य रूप से सत्ते पे सत्ता और कर्ज जैसी फिल्मों की निभाई थी अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य लोकप्रिय फिल्मों में भी काम किया था। देखो, जो आर्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, अवार्ड विजेता होते हैं ना, इनकी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनका कब किस तरीके से हुआ, किस वर्ष में हुआ, ये किस से रिलेटेड थे, तो इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी हाल ही में जो क्या हो जाते हैं, जिनका निधन हो जाता है, तो उनसे रिलेटेड जो भी आते हैं ना करंट अफेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पिछले साल कुमुदनी लखिया का हुआ था, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे, इसलिए। फिर आ जाते हैं, और इन्होंने क्या 1970 के दशक से 90 के दशक तक फैले अपने करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अपनी दमदार सहायक भूमिका और कैमियो किरदारों को पहचान बनाई, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, ये एक और टॉपिक इसका इसमें देखेंगे अन्य मुख्य खबर जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। देखो, GSI है ना, उसने कालिंजर किले में क्या किया है कि पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया है GSI ने, ठीक है, कालिंजर किले को, जिसमें दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचना उजागर किया है। कौन सी? दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचना उजागर की है, इसके लिए इसको क्या कर दिया गया है? भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे थोड़ा। तो देखो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने 16 मार्च 2026 को कालिंजर किले उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिले में स्थित है के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र एक राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है और इसके भूवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता दी है। इसके बारे में और देखते हैं कि इस स्थल पर दुर्लभ क्या एपार्कियन और अनकन्फॉर्मिटी यानी कि अनऑर्थोडॉक्स यानी अपारंपरिक चीज़ें जो लगभग 2.5 अरब साल पुराने बुंदेलखंड ग्रेनाइट के ऊपर लगभग 1.2 अरब साल पुराना कैमूर बलुआ पत्थर स्थित है, वो पाई गई है। यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इसीलिए इसको क्या कर लिया गया है? भू विरासत स्थल में घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, गुजरात विधानसभा में बहुमत से गुजरात समान नागरिक संहिता को क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई है UCC को गुजरात के अंदर। सबसे पहले लगाने वाला कौन था? उत्तराखंड। सेकंड पे कौन आया है? सेकंड पे गुजरात ने क्या लगा दिया है? UCC, यूनियन सिविल कोड लगा दिया है। आ जाते हैं। तो देखो, गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया। राज्य द्वारा नियुक्त एक पैनल द्वारा समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर अंतिम रिपोर्ट देने के लिए 1 सप्ताह बाद यह विधेयक पेश किया गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं, और इसमें क्या था कि जो यह कानून था विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित करता है। कोई धर्म के लिए अलग नहीं, सबके लिए समान। यूनियन सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है? UCC आर्टिकल नंबर 44, याद रखना। और 40 के अंदर क्या आता है? पंचायत, ठीक है। भारत ने अपनी अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक 2026 की मेजबानी की। भारत ने क्या किया है? अपनी अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक 2026 की मेजबानी की है भारत ने। देखेंगे ब्रिक्स किसको मिली थी इस बार ब्रिक्स की मिली थी भारत को सदस्यता की क्या करने की, होस्ट करने की। तो देखो, भारत ने युवा मामलों में विभाग में तहत ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का 2026 का क्या आयोजन किया, जो उसकी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान युवा जुड़ाव की शुरुआत का प्रतीक है। यह बैठक लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी विषय के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें ब्रिक्स सदस्यों ने भाग लिया था। अभी युवा वाली हुई है, मेन अभी होगी, ठीक है।
फिर देखो भारत ने ब्रिक्स युवा ट्रैक 2026 की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें कार्य समूह बैठकें, युवा शिखर सम्मेलन, युवा परिषद बैठक, स्वैच्छिक गतिविधियाँ और युवा मंत्रिस्तरीय बैठक जैसी पहले शामिल है। किसके अंदर? भारतीय जो युवा ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन हुआ ना उसके, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और बाकी जो जितना भी बच रहा है हमारा, जो एक दो टॉपिक बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करके, और फिर इसका क्या करेंगे, हम बुलेट रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? बुलेट रिवीजन। देखो बुलेट रिवीजन कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा देखो बुलेट रिवीजन। हम इस तरीके से करेंगे इस रिवीजन कि हमारे पास एक से वन लाइनर फॉर्मेट दिया होगा, इस तरीके से हम रिवीजन भी करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं पूरा करवा दूंगा, कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे इसका बुलेट रिवीजन इस तरीके से। क्या और फिर इसके हम क्या करेंगे, इसके हम करेंगे उसके बाद देखो, इसके बाद हम करेंगे इसके MCQs। ये देखो MCQs भी है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना चीज़ों को, और रिवाइज़ करने के बाद क्या करेंगे, हम इसके MCQ कर लेंगे। अच्छे से रिवाइज़ करते रहना। आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, आज के लिए इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।